नमस्कार। आज हमारे सामने हैं जेम्स क्लियर की बहुत ही चर्चित किताब एटॉमिक हैबिट्स। इसके कुछ अंश हम देखेंगे। ये किताब इस आइडिया पर है कि कैसे बहुत छोटी, मतलब लगभग न दिखने वाली आदतें हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं अंशों को थोड़ा गहराई से देखेंगे। मकसद यही है कि इनके पीछे का विचार समझें और ये पकड़ें कि रोज की छोटी छोटी लगातार कोशिशें मिलकर कैसे असाधारण नतीजे दे सकती हैं। और शुरुआत ही बड़ी नाटकीय है ना। लेखक की अपनी कहानी, हाई स्कूल में वो बेसबॉल बैट वाली चोट, हाँ। चेहरे पर लगना, कोमा, और फिर वहां से छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे कदमों से ना सिर्फ ठीक होना बल्कि आदतों के फील्ड में एक जाना माना नाम बन जाना। ये अपने आप में छोटी आदतों की ताकत दिखाता है। हाँ, ये कहानी असल में इस बात का सबूत है कि कैसे मामूली से लगने वाले सुधार अगर लगातार किए जाएं तो वो कंपाउंड इफेक्ट की तरह, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ते हैं। सही कहा। तो चलिए इन स्रोतों में गोता लगाते हैं, देखते हैं कि आदतें बनाने और तोड़ने का विज्ञान क्या कहता है और इसे हम अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन छोटे बदलावों की छुपी हुई शक्ति। किताब में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का जिक्र है। सालों तक उनका प्रदर्शन मतलब ठीक ठाक ही था। फिर आए डेव ब्राल्सफोर्ड। हाँ, डेव ब्राल्सफोर्ड, और उनका फलसफा था मामूली लाभ का एकत्रीकरण, एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। मतलब साइकिलिंग से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज में सिर्फ 1% का सुधार। सिर्फ 1%? सुनने में तो ये बहुत ही मामूली लगता है। क्या इससे वाकई फर्क पड़ सकता है? यही तो कमाल की बात है। उन्होंने इसे हर चीज पर लागू किया। बाइक की सीट की डिजाइन, टायर का ग्रिप, वो मसाज ऑयल कैसा हो, यहाँ तक कि हाथ धोने का सही तरीका क्या है, हर जगह बस 1% बेहतरी। और नतीजा? कुछ ही सालों में ब्रिटिश टीम ने ओलंपिक और टूर डी फ्रांस जैसे बड़े इवेंट्स में धूम मचा दी। बिल्कुल, ये उन सैकड़ों, शायद हजारों 1% सुधारों का नतीजा था। इसका गणित भी हैरान करने वाला है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। हाँ, 37 गुना। ये जबरदस्त है। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है ना? अगर रोज 1% की गिरावट हो तो आप लगभग 0 पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ जरूरी सबक ये है कि आप अभी कहाँ हैं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपकी दिशा क्या है, आपकी ट्रैजेक्टरी क्या है। आपकी आदतें ही आपकी मंजिल तय कर रही हैं। आपके जो भी परिणाम हैं, सेहत, पैसा, ज्ञान, ये सब आपकी पिछली आदतों का, आप कह सकते हैं, एक लैगिंग मेजर है, आईना है। आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अक्सर होता यह है कि हम शुरू तो करते हैं बड़े जोश में, पर जब जल्दी नतीजे नहीं दिखते तो हिम्मत टूटने लगती है। किताब इसे कहती है निराशा की घाटी, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, क्योंकि प्रगति कभी भी सीधी रेखा में नहीं होती। शुरू में मेहनत का असर दिखता नहीं है। इसे लेखक कहते हैं लेटेंट पोटेंशियल का पठार, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। बर्फ के टुकड़े वाला उदाहरण सोचिए। मान लीजिए कमरा -4 डिग्री सेल्सियस पर है। आप तापमान बढ़ाते हैं, -3, -2, -1, 0। बर्फ तो वैसी है और हमें लगता है कि अरे कुछ हो ही नहीं रहा, सारी मेहनत बेकार। लेकिन जैसे ही तापमान 1 डिग्री पहुंचता है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। वो जो पहले की सारी गर्मी थी वो बेकार नहीं गई, वो जमा हो रही थी, स्टोर हो रही थी। यही आदतों के साथ होता है। नतीजे दिखने से पहले एक अदृश्य प्रगति चल रही होती है। ज्यादातर लोग इसी पठार पर, इसी प्लाटो पर हार मान लेते हैं, जबकि सफलता बस थोड़ी और निरंतरता की दूरी पर होती है। बिल्कुल। ये एक बहुत जरूरी बात है। अच्छा, एक और चौंकाने वाला विचार इस किताब में है, लक्ष्य भूल जाओ, सिस्टम पर ध्यान दो। ये तो हमारी आम सोच से बिल्कुल उल्टा है। हम तो हमेशा गोल सेटिंग की बात करते हैं। हाँ, और लेखक का तर्क है कि सिर्फ लक्ष्यों पर फोकस करने से कई दिक्कतें आ सकती हैं। पहला, लक्ष्य पाना तो बस एक पल का बदलाव है। जैसे कमरा साफ करना एक लक्ष्य है, पर अगर साफ रखने का कोई सिस्टम नहीं है तो वो कुछ ही देर में फिर गंदा हो जाएगा। सही बात है। दूसरा, लक्ष्य आपकी खुशी को भविष्य के लिए टाल देते हैं। मतलब जब मुझे वो प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा। तीसरा, ये एक या तो या वाली स्थिति बनाते हैं। या तो आप सफल हुए या असफल, बीच का कुछ नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? अगर लक्ष्य नहीं तो क्या? सिस्टम पर ध्यान देना। सिस्टम यानी वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस, वो रोज के काम जो आपको नतीजों तक ले जाते हैं।
कोच का लक्ष्य हो सकता है चैंपियनशिप जीतना, पर उसका सिस्टम है रोज की प्रैक्टिस, खिलाड़ियों का चुनाव, रणनीति बनाना वगैरह। अगर आप प्रक्रिया को, अपने सिस्टम को लगातार बेहतर बनाते जाएं, तो नतीजे खुद ब खुद सुधरने लगते हैं। और शायद जब आप सिस्टम से प्यार करने लगते हैं, मतलब प्रक्रिया एंजॉय करने लगते हैं, तो खुश होने के लिए मंजिल का इंतजार नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, आप हर दिन सफल महसूस कर सकते हैं क्योंकि आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टम पर ध्यान देना है, लेकिन आदतें बनती कैसे हैं? किताब कहती है कि बदलाव के 3 स्तर होते हैं: परिणाम, प्रक्रिया और पहचान। हाँ, आउटकम, प्रोसेस और आइडेंटिटी। और सबसे गहरा, सबसे टिकाऊ बदलाव आता है पहचान यानी आइडेंटिटी के स्तर पर। सिर्फ ये सोचना कि मुझे वजन कम करना है, ये परिणाम है, या मुझे रोज दौड़ना है, ये प्रक्रिया है। ये उतना पावरफुल नहीं है जितना ये सोचना कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूं या मैं एक एथलीट हूं, ये पहचान है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब हमें ये सोचना है कि हम क्या बनना चाहते हैं, ना कि सिर्फ क्या पाना चाहते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी पहचान आपकी आदतों से ही उभरती है। आपका हर एक्शन, हर काम इस बात के लिए एक वोट की तरह है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। वोट की तरह? कैसे? जैसे हर बार जब आप गेम जाते हैं, आप एक फिट इंसान होने के लिए वोट डाल रहे हैं। हर बार जब आप बैठकर लिखते हैं, आप एक लेखक होने के लिए वोट डाल रहे हैं। धीरे धीरे ये वोट जमा होते हैं और आपकी सेल्फ इमेज, आपकी पहचान को पक्का करते हैं। सच्ची आदतें असल में आपकी पहचान का ही प्रतिबिंब बन जाती हैं। और जब कोई आदत हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है तो उसे निभाना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक काम नहीं रहता, वो ये बन जाता है कि आप कौन हैं। है ना? एकदम सही। आप समझते हैं कि ये आदतें काम कैसे करती हैं। एक हैबिट लूप होता है, एक चक्र जिसके 4 चरण हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। ठीक है, इन्हें थोड़ा और खोलकर समझाएंगी? जरूर। पहला है क्यू यानी संकेत। ये वो ट्रिगर है, वो इशारा जो दिमाग को बताता है कि भाई कोई व्यवहार शुरू करो, जैसे फोन की घंटी बजना। ओके। दूसरा है क्रेविंग यानी तीव्र इच्छा। ये उस इनाम की इच्छा है जो उस क्यू से जुड़ा हुआ है, जैसे घंटी बजने पर मैसेज देखने की जोरदार इच्छा। यही आदत की असली मोटिवेशनल फोर्स है। तीसरा है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। ये वो वास्तविक आदत है जो आप करते हैं, जैसे फोन उठाना और मैसेज चेक करना। ठीक है। और चौथा है रिवॉर्ड यानी इनाम। ये वो नतीजा है जो आपकी क्रेविंग को शांत करता है, उसे संतुष्ट करता है, और ये दिमाग को सिखाता है कि हाँ भाई, ये लूप दोहराने लायक है। जैसे मैसेज से मिली जानकारी या कनेक्शन का एहसास, ये चक्र लगातार चलता रहता है और आदतें पक्की होती जाती हैं। असल में आदतें दिमाग की ऊर्जा बचाने का तरीका है। तो ये है आदतों का पूरा तंत्र। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, अच्छी आदतें बनाएं कैसे और बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं। यहीं पर आते हैं व्यवहार परिवर्तन के वो 4 नियम। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। हाँ, क्योंकि हमारी बहुत सी आदतें अनजाने में, नॉन कॉन्शियसली चलती रहती हैं। कार्ल युंग ने कहा था, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते, वो आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप उसे भाग्य कहेंगे। इसलिए पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। इसके लिए वो हैबिट स्कोर कार्ड वाली चीज कर सकते हैं, मतलब अपनी रोज की आदतों को लिस्ट करना और उन्हें अच्छा, बुरा या न्यूट्रल मार्क करना। बिल्कुल। या फिर जापान की रेलवे वाला तरीका, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग, हर सिग्नल पर इशारा करके जोर से बोलना, इससे ध्यान बना रहता है। यहाँ तक कि अपनी किसी बुरी आदत को जोर से बोलना भी उसके प्रति आपकी जागरूकता बढ़ा सकता है। अच्छा, जागरूकता आ गई, उसके बाद अपने इरादे को स्पष्ट करें। 2 बहुत पावरफुल तकनीकें हैं। पहली, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। इसका एक सीधा फॉर्मूला है, मैं समय पर, स्थान में व्यवहार करूंगा। स्पेसिफिक होना, जैसे मैं रोज सुबह 7 बजे किचन में 1 ग्लास पानी पीऊंगा। ये सिर्फ मैं ज्यादा पानी पीऊंगा कहने से कहीं ज्यादा प्रभावी है। दूसरी है हैबिट स्टैकिंग। इसमें आप अपनी कोई नई आदत अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद जोड़ देते हैं। फॉर्मूला, वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। जैसे सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। और इसमें माहौल का भी रोल है, पर्यावरण का बहुत बड़ा रोल है। अपने पर्यावरण को डिजाइन करें। अच्छी आदतों के क्यूज यानी संकेतों को अपने सामने रखें, विजिबल बनाएं। दवा सिंक पर, फल डाइनिंग टेबल पर, गिटार लिविंग रूम में।
और बुरी आदतों के क्यूज को छुपा दें या हटा दें। फोन दूसरे कमरे में चार्ज करें, टीवी बेडरूम से हटा दें, जंक फूड किचन काउंटर पर न रखें। वो वियतनाम युद्ध वाले सैनिकों का उदाहरण याद है? हाँ बिल्कुल। वियतनाम में बहुत से अमेरिकी सैनिक हेरोइन के आदी हो गए थे, लेकिन जब वो घर वापस लौटे तो उनमें से 90% ने आसानी से नशा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि घर का माहौल, वो पुरानी क्यूज जिनसे नशा जुड़ा था, वो सब बदल गए थे। ये दिखाता है कि माहौल अक्सर हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। बिल्कुल ठीक है। तो पहला नियम हुआ, इसे स्पष्ट बनाओ। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हमारा दिमाग उन चीजों की तरफ नेचुरली खिंचता है जो आकर्षक लगती हैं, खासकर सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई की तरफ, मतलब वो चीजें जो असलियत से भी ज्यादा आकर्षक बना दी गई हैं, जैसे जंक फूड का तेज स्वाद, सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स या विज्ञापनों में दिखाई गई चीजें। इसके पीछे वो डोपामीन हार्मोन का हाथ है, हाँ? जो इनाम की उम्मीद में रिलीज होता है। हाँ बिल्कुल। डोपामाइन असल में इच्छा यानी क्रेविंग या वांटिंग को ड्राइव करता है, और मजे की बात यह है कि कई बार इनाम की उम्मीद करना इनाम मिलने से भी ज्यादा डोपामाइन रिलीज करता है। इसीलिए कभी-कभी किसी चीज का इंतजार करना उसे पाने से ज्यादा मजेदार लगता है। अच्छा, तो आदत को आकर्षक बनाने के लिए क्या करें? एक कारगर तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसमें आप एक ऐसी क्रिया जो आप करना चाहते हैं, आपकी पसंदीदा चीज, उसे एक ऐसी क्रिया के साथ जोड़ देते हैं जो आपको करनी चाहिए, आपकी जरूरी आदत। जैसे वो नेटफ्लिक्स वाला उदाहरण था शायद, कि आप एक्सरसाइज बाइक चलाएंगे तभी नेटफ्लिक्स देख पाएंगे। एग्जैक्टली। या फिर अपना पसंदीदा पॉडकास्ट तभी सुनेंगे जब घर की सफाई कर रहे हों। हैबिट स्टैकिंग के साथ इसका फॉर्मूला बन सकता है। 1. मेरी वर्तमान आदत के बाद मैं वो आदत करूंगा जो मुझे जरूरी है। 2. वो जरूरी आदत के बाद मैं वो आदत करूंगा जो मुझे पसंद है। दूसरा तरीका है सामाजिक मानदंडों का इस्तेमाल करना। हम अनजाने में ही उन लोगों की नकल करते हैं जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं या जिन समूहों का हम हिस्सा हैं। 3 समूह खास तौर पर असर डालते हैं: करीबी लोग, परिवार, दोस्त, बहुसंख्यक समाज, हमारी संस्कृति, और शक्तिशाली या सम्मानित लोग जिनका स्टेटस है। तो मतलब ऐसी संगत या ऐसे ग्रुप्स में शामिल होना चाहिए जहां आपकी मनचाही आदत एक नॉर्मल चीज मानी जाती हो। हाँ बिल्कुल, ये बहुत मदद करता है। और अपनी मानसिकता बदलें। जैसे धूम्रपान छोड़ने के लिए एलन केयर सिखाते हैं कि ये ना सोचें कि आप कुछ छोड़ रहे हैं या त्याग कर रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि आप क्या पा रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य, ज्यादा पैसा, आज़ादी। मुझे ये करना पड़ता है वाली सोच की जगह मुझे ये करने का मौका मिल रहा है वाली सोच अपनाएं। ये माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। ठीक है, स्पष्ट हो गया, आकर्षक बन गया। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। हम इंसान बेसिकली आलसी होते हैं। हम हमेशा कम से कम मेहनत वाला रास्ता चुनते हैं। ये न्यूनतम प्रयास का नियम है। तो अच्छी आदतों के रास्ते की रुकावटें यानी फ्रिक्शन कम करें और बुरी आदतों के रास्ते की रुकावटें बढ़ाएं। माहौल को आसान बनाने के लिए डिजाइन करना। जैसे अगर जिम आपके घर और ऑफिस के रास्ते में पड़ता हो तो वहां जाना आसान हो जाता है। सही कहा। घर्षण कम करें। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में 1 क्लिक ऑर्डरिंग, ये चीजों को आसान बनाता है। अच्छी आदतों के लिए भी ऐसा ही करें और पर्यावरण को भविष्य के उपयोग के लिए तैयार रखें। जैसे रात में ही अगले दिन के जिम के कपड़े निकाल कर रख लेना या लंच बॉक्स तैयार कर लेना। इससे सुबह उठकर वो काम शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। दिन के वो निर्णायक क्षण, डिसाइसिव मोमेंट्स पहचानना भी जरूरी है। वो छोटे छोटे चुनाव जो बड़े कामों का रास्ता खोलते या बंद करते हैं। हाँ, जैसे घर आकर सोफे पर बैठना या सीधे जिम के कपड़े पहन लेना। ये छोटे फैसले बड़े नतीजों को तय करते हैं। यहीं पर वो 2 मिनट का नियम आता है ना? हाँ, ये बहुत पावरफुल है। नियम है, जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो उसे करने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। लगभग किसी भी बड़ी आदत को उसके 2 मिनट के संस्करण में तोड़ा जा सकता है। जैसे रोज किताब पढ़ना बन जाता है 1 पेज पढ़ना, 1 घंटा योगा करना बन जाता है योगा मैट बिछाना। इससे शुरुआत करना बहुत आसान हो जाता है। गेटिंग स्टार्टेड वाली मुश्किल खत्म। बिल्कुल, ये बस गेटवे हैबिट है। एक बार आपने शुरू कर दिया तो आगे बढ़ना आसान होता है। बाद में आप धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। इसे हैबिट शेपिंग कहते हैं। और बुरी आदतों को मुश्किल बनाने के लिए
उसके लिए कमिटमेंट डिवाइस का इस्तेमाल करें। ये एक ऐसा चुनाव है जो आप वर्तमान में करते हैं ताकि भविष्य में आपके गलत चुनाव करने की गुंजाइश कम हो जाए। जैसे विक्टर ह्यूगो का अपने कपड़े नौकर को दे देना ताकि वो बाहर ना जा सके और लिखने पर मजबूर हों, या फिर आजकल जैसे लोग इंटरनेट ब्लॉकिंग एप्स यूज करते हैं, या ऑटोमेटिक सेविंग्स प्लान सेट करना। ये एक बार का फैसला होता है जो लंबे समय तक अच्छी आदत को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, स्पष्ट, आकर्षक, आसान। और चौथा आखिरी नियम? चौथा नियम है इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही नियम तय करता है कि आप किसी आदत को दोहराएंगे या नहीं। व्यवहार परिवर्तन का कार्डिनल नियम है, जिस चीज का तुरंत इनाम मिलता है उसे दोहराया जाता है, जिस चीज की तुरंत सजा मिलती है उससे बचा जाता है। लेकिन यही तो मुश्किल है। अच्छी आदतों का इनाम तो अक्सर देर से मिलता है, जैसे कसरत का फायदा महीनों बाद दिखता है, जबकि बुरी आदतों का मजा तुरंत आता है, जैसे सिगरेट या जंक फूड। एग्जैक्टली। हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के लिए वायर्ड है। इसलिए हमें अच्छी आदतों में कोई ना कोई तत्काल सुदृढ़ीकरण, इमीडिएट रीइंफोर्समेंट जोड़ना होगा। उन्हें किसी तरह तुरंत संतोषजनक बनाना होगा। कैसे? कोई उदाहरण? जैसे पाकिस्तान में सेफगार्ड साबुन वाला प्रयोग था। उन्होंने साबुन में बेहतर खुशबू और ज्यादा झांक डाला। इससे हाथ धोना थोड़ा सा ज्यादा सुखद, ज्यादा संतोषजनक बन गया और लोगों ने ज्यादा हाथ धोना शुरू कर दिया। या फिर जब भी आप कोई जरूरी काम पूरा करें तो खुद को कोई छोटा सा इनाम दें। या जैसे हर बार जब आप बाहर खाने के बजाय घर पर खाना बनाएं तो बचाए हुए पैसे एक अलग जार में डालें जिसका नाम हो वेकेशन फंड। उस पैसे को बढ़ते देखना संतोषजनक होता है। हाँ, और ये जरूरी है कि इनाम आपकी पहचान से मेल खाता हो, है ना? मतलब कसरत के बाद आइसक्रीम खाना शायद उतना अच्छा आइडिया नहीं है। बिल्कुल, इनाम आपकी बड़ी पहचान को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कसरत के बाद आइसक्रीम के बजाय शायद एक अच्छी मसाज या बबल बाथ लेना बेहतर है। आदत को संतोषजनक बनाने का एक और तरीका है हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करना। जैसे कैलेंडर पे हर दिन कसरत करने के बाद एक्स लगाना। हाँ, हैबिट ट्रैकर बहुत काम के होते हैं। पहला, वो आदत को विजुअल क्यू देते हैं। दूसरा, वो आपकी प्रगति दिखाते हैं जो मोटिवेटिंग होता है। तीसरा, उस एक्स को लगाना या लिस्ट में टिक करना अपने आप में संतोषजनक लगता है। और इसका सबसे जरूरी नियम, श्रृंखला ना तोड़ें। डोंट ब्रेक द चेन। कोशिश करें कि एक भी दिन न चूके, और अगर कभी चूक जाएं तो कभी भी लगातार 2 दिन न चूके। नेवर मिस ट्वाइस। फौरन अगले दिन पटरी पर वापस आएं। हाँ, ये नेवर मिस ट्वाइस रूल बहुत जरूरी है। एक दिन चूकना एक गलती है, 2 दिन लगातार चूकना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। बुरी आदतों को छोड़ने में जवाबदेही बहुत मदद करती है। अगर आपको पता हो कि आदत ना निभाने की कोई तात्काल कीमत चुकानी पड़ेगी तो आप ज्यादा सावधान रहते हैं। जैसे किसी दोस्त को बताना कि आप रोज सुबह उठेंगे और अगर नहीं उठे तो उसे 100 रुपए देंगे। हाँ, बिल्कुल। एक जवाबदेही पार्टनर, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना, या एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाना जिसमें आदत न निभाने पर कोई सामाजिक या आर्थिक जुर्माना तय हो, बहुत कारगर हो सकता है। ये जानना कि कोई और देख रहा है या आपको किसी को जवाब देना है, हमें ट्रैक पर रखता है। तो ये थे वो 4 नियम। स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। इनसे हम आदतें बना या तोड़ सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक टिके कैसे रहें, मोटिवेशन कैसे बनाए रखें, बोरियत से कैसे निपटें? यहाँ 2 बातें अहम हैं। पहली, अपनी प्राकृतिक शक्तियों और पसंद के अनुसार आदतें चुनें। लेखक कहते हैं कि जीन्स आपकी नियति तय नहीं करते, पर वो अवसर के क्षेत्र जरूर तय करते हैं। उन चीजों पर मेहनत करें जो आपको थोड़ी आसानी से आती हैं और जिनमें आपको सच में मजा आता है। अपनी पर्सनालिटी को समझें। वो एक्सप्लोर एक्सप्लॉइट ट्रेड ऑफ वाला आइडिया भी इसी से जुड़ा है कि पहले बहुत सी चीजें आजमाओ, फिर जो सबसे अच्छा लगे उस पर फोकस करो। हाँ, खुद से पूछे, क्या चीज मुझे मजेदार लगती है लेकिन दूसरों को काम लगती है, या मैं कब समय का ट्रैक खो देता हूँ। अपनी शक्तियों के हिसाब से खेल चुने। और दूसरा पॉइंट? दूसरा है गोल्डीलॉक्स रूल, द गोल्डीलॉक्स रूल। इंसान तब सबसे ज्यादा प्रेरित होता है जब वो अपनी वर्तमान क्षमताओं के बिल्कुल किनारे पर काम कर रहा होता है। ना बहुत आसान, ना बहुत मुश्किल, बस ठीक ठीक चुनौतीपूर्ण। जस्ट मैनेजेबल डिफिकल्टी। लेकिन जब आदतें रूटीन बन जाती हैं तब तो वो आसान लगने लगती हैं, बोरिंग भी हो सकते हैं। और यही असली फर्क पता चलता है। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं है बल्कि बोरियत है। जैसे जैसे आदतें ऑटोमेटिक होती हैं वे कम दिलचस्प हो जाती हैं। तो फिर
तो असली अंतर ये है कि सफल लोग बोरियत महसूस होने के बावजूद टिके रहते हैं। उन्हें उस उबाऊपन से भी प्यार करना सीखना होता है। जैसा लेखक कहते हैं, प्रोफेशनल लोग शेड्यूल पर टिके रहते हैं, शौकिया लोग जिंदगी को मूड को रास्ते में आने देते हैं। और सिर्फ दोहराना काफी नहीं है, सुधार भी जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल। आदतें ऑटोमेशन लाती हैं, लेकिन महारत यानी मास्टरी के लिए सचेत अभ्यास, सुधार और एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। इसके लिए प्रतिबिंब और समीक्षा, रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू का सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से अपनी प्रगति का आकलन करना, देखना कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, और फिर जरूरी बदलाव करना। अपनी पहचान को भी थोड़ा लचीला रखना जरूरी है शायद। हाँ, मतलब अपनी पहचान को किसी एक चीज से बहुत कसकर न बांधें। जैसे मैं एक धावक हूँ के बजाय शायद ये सोचना बेहतर है कि मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जो मानसिक रूप से मजबूत है और शारीरिक चुनौती पसंद करता है। इससे बदलाव या चोट लगने पर भी आपकी पहचान बनी रहती है। तो ये थी हमारी गहरी पड़ताल जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स के कुछ मुख्य विचारों की। निचोड़ यही है कि छोटी परमाणु जैसी आदतें मिलकर बड़े नतीजे ला सकती हैं। वो 4 नियम स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक, ये आदतें बदलने की कुंजी हैं। बिल्कुल। और याद रखें, ये लगातार सुधार और सिस्टम बनाने के बारे में है, सिर्फ लक्ष्य हासिल करने के बारे में नहीं। और प्रगति हमेशा सीधी रेखा में नहीं होती। उस पठार यानी प्लेटो को पार करने के लिए धैर्य और निरंतरता चाहिए। ये सब अंततः आपकी पहचान को बदलने और वो इंसान बनने के बारे में है जो आप बनना चाहते हैं। इस सारी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है और शायद सुनने वालों के लिए भी ये सोचने लायक हो। वो कौन सी एक बिल्कुल छोटी, शायद 2 मिनट की लगभग महत्वहीन लगने वाली आदत है जिसे आज अभी से शुरू किया जा सकता है। एक ऐसी आदत जो अगर सालों तक लगातार चलती रहे तो आपको एक ऐसी मंजिल तक ले जा सकती है जिसकी आपने शायद कल्पना भी ना की हो। ये सोचने के लिए एक बेहतरीन सवाल है। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको कुछ नई सोच, कुछ प्रेरणा जरूर मिली होगी।